कि इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रत्येक परीक्षा के लिए जीके की एक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें एब्रीविएशन का पार्ट आता है। एब्रीविएशन पूछने का अपना अपना तरीका है। एब्रीविएशन को अलग अलग तरीकों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हो, एमबीए का हो, लॉ का हो, बीएड टेस्ट हो, नवोदय विद्यालय हो, सेंट्रल सर्विस का हो, पुलिस सर्विस का हो, एसएससी का हो, आईएएस का हो या आईपीएस का हो। आईएएस आईपीएस का तो एक ही पेपर होता है। किसी भी पेपर, कोई भी पेपर हो, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता। कई बार एक ही क्वेश्चन को सिंपली पूछ लिया जाता है कि बताइए कि डब्ल्यूटीओ क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या और पता नहीं क्या क्या, उस एब्रिविएशन बनाकर दे दी जाती है। और पूछने का तरीका ये भी होता है कि डब्ल्यूटीओ में टी से क्या अभिप्राय है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो निचले स्तर का हो, चाहे वो ऊपरी स्तर का हो, जीके में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता। टफ से टफ स्टैंडर्ड में 4 एब्रिविएशन देकर यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी एब्रिविएशन सही रूप से उसका मैच नहीं किया गया। इस प्रकार से जो है प्रश्न हर प्रकार के प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में आपके समक्ष रखे जा सकते हैं। और आपको इस जीके के इस पोर्शन पर, इस भाग पर अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं ये एब्रिविएशन जो आज 16 साल हो चुके हैं, 16 साल के दौरान में मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया है, उन विद्यार्थियों के अनुभव, उन विद्यार्थियों के दिए गए पेपर और उनके द्वारा बताए गए कि फला एब्रिविएशन सर फला पेपर में पूछी गई थी, उसी आधार पर कि किन किन परीक्षाओं में कौन कौन सी एब्रिविएशन बार बार पूछी गई है, मैं आपको ये एब्रिविएशन जो बार बार आती रही है वो एब्रिविएशन जो है बताना चाहता हूं। आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसी एब्रिविएशन आपके समक्ष आती है तो आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, कई बार हम प्रशिक्षण केंद्र में मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप डेली रूटीन में, आप दैनिक वातावरण में आप एएम और पीएम बोलते रहते हैं, इनसे क्या अभिप्राय है। आप एडी और बीसी बोलते रहते हैं कि इतने एडी की बात है, इतने बीसी की बात है, इतने बीसी पहले की बात है, तो आप इनके बारे में बताइए, इनकी एब्रिविएशन क्या बनती है। तो बच्चे बड़े ही शर्मा जाते हैं। हम कहते हैं पिन के बारे में बताइए, पिन क्या होता है। हम कहते हैं OIGS, लेटर आपके घर में आते हैं, उन पे लिखा होता है OIGS, इसका क्या मतलब होता है। हम पूछते हैं कि आपने पढ़ा होगा पिन, तो आपने पढ़ा होगा PIN पोस्ट कार्ड के ऊपर, उसका क्या मतलब होता है। हम पूछते हैं कि LPG गैस के बारे में आपने सुना है, उसका क्या मतलब होता है। बड़े ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। देखिए, जो डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि 9 AM क्लास शुरू होगी, लेकिन AM का नहीं पता होता, PM का नहीं पता होता। तो देखिए, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ तो बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि कम से कम मैट्रिक पास बच्चे या BA MA पास बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिन्होंने हासिल की हुई है, उनसे हम इतनी आशा नहीं कर सकते कि उन्हें AM PM या ADBC के बारे में भी ना पता हो, या डेली रूटीन में जिन एब्रिविएटेड वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज ना हो, ऐसी आशा जो है उनसे नहीं की जा सकती। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे शब्द किसी छोटे बच्चे के समक्ष भी हमारी यह टेस्ट सीरीज आप रखते हैं तो उसको भी बहुत इसमें ज्ञान मिलेगा कि डेली रूटीन में जो हमें समाज में जिन बातों को बोलना पड़ता है वो बातें हमें कम से कम आनी चाहिए। वो हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग भी हमसे पूछ सकता है, ये आशा रखते हुए कि फला बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन किए हुए है या पोस्ट ग्रेजुएशन किए है या मैट्रिक किए है, इसकी नॉलेज कितनी है। देखिए, एडी हम कहते हैं इतने एडी की बात है, तो एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी आपको याद रखना है, अन्नो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट, ईसा के बाद, देखिए ईसवी के बाद। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी फिर सुनिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। AIADMK
बार बार आप खबरों में सुनते होंगे, न्यूज में आप सुनते होंगे AIADMK, तो इसका मतलब होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम। ऑल इंडिया द्राविड़ जो होता है ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कझगम, इसका मतलब होता है AIADMK। अगला है AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अगला है AIDS, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है एड्स की फुल एब्रिविएशन क्या होती है, या एड्स में D से क्या अभिप्राय है, या एड्स में I से क्या अभिप्राय है। तो देखिए एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में देखिए AIIMS, दिल्ली में आपने सुना होगा, ये बार बार AIIMS भी हमारे सामने जो है पूछा जाता रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS। उसके बाद में देखिए AITUC बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पूछ लिया जाता है कि AITUC में T से क्या अभिप्राय है, तो नीचे जो है T से अभिप्राय में ट्रेड दे देंगे, कुछ और पता नहीं 4 ऑप्शन जो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अगली एब्रिविएशन है BBC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है छोटे छोटे एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। BCG, ये देखिए BCG का जो टीका होता है वो है BCG यानी बैसिलस कालमेटी गुएरिन, बैसिलस कालमेटी गुएरिन। BSF आपकी सेना में शामिल होती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसको हम BSF कहते हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सैनिक, या हम कह सकते हैं सैनिक के जितने भी पेपर होते हैं सैनिकों के लिए, यानी आर्मीज के जितने पेपर होते हैं उसमें आर्मी से संबंधित एब्रिविएशन जो है बहुत ही अहम स्थान रखती है। उसके बाद देखिए CDS भी देखिए आप एयरफोर्स और आर्मी वगैरह में जो है CDS के थ्रू जो है अच्छी पोस्ट जो है हर बार निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, एक भी इसको कहते हैं, और कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उसकी फुल एब्रिविएशन है कंबाइंड डिफेंस सर्विस या कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। अगला है सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका SCENTO सेंटो भी पूछ लिया जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है CGS, तो आपने ये साइंस में माप प्रणाली सुनी होगी जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी कहते हैं, या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कहते हैं, CGS। अगला है CID, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। C कमांडर इन चीफ। अगला है DDT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मच्छर मार दवा जो है इसका नाम है DDT की फुल एब्रिविएशन क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। देखिए फिर सुन लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। अगला देखिए बार बार ये पूछा जाता रहा है DMK द्राविड़म मुनेत्रम कझगम। देखिए DMK द्राविड़ा मुनेत्रा कझगम, अभी थोड़ी सी बार पहले मैंने अभी आपको बताया था। द्वाकरा राजस्थान में चली हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है द्वाकरा, DWCRA, इसकी एब्रिविएशन है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया प्रोग्राम। EEC में देखिए यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। फिर सुनिए EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कमेटी नहीं कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC।
आगे FAO के यूएनओ की संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। FBI ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है उसका नाम है अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम जो है अक्सर हम बार बार जो है टीवी न्यूज में और न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, व्यापार और टक्कर पर सामान्य समझौता। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC। उसके बाद GMT ये इंग्लैंड का मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है जहां से इंग्लैंड का मानक समय मापा जाता है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। जिस तरह से भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद से मापा जाता है। GNP ये इकोनॉमिक्स की एब्रीविएशन है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता रहा है। अगली एब्रीविएशन है हुडको, HUDCO, हुडको। तो इसका मतलब है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर सुनिए, HUDCO, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आगे जो है IBRD एब्रीविएशन है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर सुन लीजिए, IBRD ये बैंकिंग जो है, इसमें जो है इसका बहुत ही प्रयोग होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो सभी देशों के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे काम करता है। अगला है ICJ ये भी इंटरनेशनल वर्ड है और इसका संबंध यूएनओ से सीधा है, क्योंकि इसकी फुल एब्रीविएशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। अगला है IDBI देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ILO यूएनओ की संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और IMF से भी बहुत पैसा जो है सभी देशों में आता है, आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मतलब है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला है इंटरपोल जो है उसका पूरे विश्व के एटमॉस्फेयर में इंटरपोल का बहुत ही अहम स्थान है, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल पुलिस। INTUC बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। IPC कहते हैं, कोर्ट में आपने सुना होगा, IPC की दफा 302 के तहत ऐसे बोलते हैं, तो ये है इंडियन पीनल कोड। IQ होती है इंटेलिजेंस कोसेंट। आपकी IQ कैसी है, ऐसा जो है साइकोलॉजी का ये एब्रीविएशन है। इस प्रकार से अगली एब्रीविएशन हमारी है MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से MBBS की भी फुल फॉर्म जो है हमें अच्छी तरह से आना बहुत ही जरूरी है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। डबल बैचलर जो है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद हमारी अगली एब्रीविएशन है MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहां पर विधान सभा होती है, जहां पर विधान परिषद होती है, 5 राज्यों में भारत में विधान परिषद है, तो वहां पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। अगला है NATO, नॉर्थ, NATO, नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ये बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हर प्रत्याशी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी, देखिए हमारे शैक्षिक वातावरण में एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी बुक्स जो है सभी प्रत्याशी जो है सभी विद्यार्थी +2 लेवल तक भी पढ़ते हैं और आईएएस की तैयारी करते समय भी इसकी बुक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे हमारी अगली एब्रिविएशन है एनआरआई। देखिए कई बार एनआरआई के लिए भी पोस्ट निकलती है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हम इसे कह सकते हैं। अगला जो है एब्रिविएशन है ओएयू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। OIGS, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे घर में कई बार लेटर आते हैं, उन पे लिखा होता है OIGS, कोई भी गवर्नमेंट का पत्र आता है उस पे लिखा होता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ओके हम कहते हैं कई बार, लेकिन ओके में ओके होता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब जो है ऑल करेक्ट होता है। ONGC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अगला है PCS। कई बार आपने पढ़ा होगा, एड भी आप पढ़ते हैं या सुनते भी हैं कि आईएएस और PCS, मैं भी बार बार बोलता हूं आईएएस और PCS। तो कई बार बच्चे इस PCS को गलत समझ बैठते हैं, लेकिन PCS का मतलब जो है वो समझते हैं कि राजस्थान की परीक्षा या PCS का प्रदेश सिविल सर्विस, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए PCS का मतलब है जो राज्यों में सिविल सर्विस के जो परीक्षाएं ली जाती हैं राज्यों की तरफ से, जो राज्यों के जो संघ राज्यों के जो लोक सेवा आयोग जो होते हैं, जिनके द्वारा वहां के सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन सभी को हम PCS कह सकते हैं, प्रोविंशियल प्रांतीय सिविल सेवा, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, आईएएस और PCS, आईएएस और PCS। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय राज्य सिविल सेवा। अगला जो है PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PIN। आपने देखा होगा पोस्ट कार्ड पर और लेटर पर लिखा होता है PIN, इसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जानने के लिए की बातें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI के सूत्रों से पता चला है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में और जो है आप न्यूज में सुनते भी होंगे कि PTI के सूत्रों से पता चला है प्रेस ट्रस्ट। बाद में प्रमुख नारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या हमारे महान देशभक्तों ने जो दिए, वो नारे जो है कौन कौन से नारे थे, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते रहे हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखिए कितना बढ़िया जो है नारा जो है स्वतंत्रता संग्राम में, हमारी आजादी की लड़ाई में दिया गया, जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया, जो प्रसिद्ध उर्दू के शायर रहे हैं। इसके बाद वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया, क्योंकि यही हमारा राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ से लिया गया है। हे राम कहा था महात्मा गांधी ने, जन गण मन अधिनायक जय है, हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। Who lives if India dies, who dies if India lives। आपको याद रखना चाहिए कि जब अगर भारतवर्ष मर गया तो कौन भारतवासी जिंदा रहेगा, और अगर भारतवर्ष जिंदा रहा तो कौन भारतवासी मरेगा।
ये शब्द जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इन्होंने आवाज लगाई थी दिल्ली पर में बुलाने के लिए कि दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। करो या मरो, वैसे ये सस्ता नहीं है, लेकिन करो या मरो आखिरी में अंत में दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले। देखिए, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु हमें पत्थर मिले। सविनय अवज्ञा आंदोलन में के पूर्व ये विचार जो है महात्मा गांधी के विचार थे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के से पहले ये महात्मा गांधी जी ने विचार दिए थे। अगला है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। ये क्रिप्स प्रस्तावों के संदर्भ में जो है महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा जी ने ये बात कही थी कि ये ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो चुका है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, समूचा भारत एक जेल है। ये विचार C.R. दास के थे। C.R. दास, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील प्रमाणित होगी। आपको पता है कि जब 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया तो डॉक्टर लाला लाजपत राय, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने साइमन की कमीशन का काली झंडियों से विरोध किया और उस दौरान में उनके शरीर पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और लाठियां बरसाने के बाद उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील प्रमाणित होगी। समाचार एजेंसी, 2-3 विदेशी समाचार एजेंसी ऐसी एजेंसी हैं जिनके बारे में बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। रियूटर्स आपको याद रखना है, REUTERS, रियूटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। इसी प्रकार से फ्रांस की समाचार एजेंसी को एजेंसी फ्रांस प्रेस कहते हैं। इसी प्रकार से चाइना में न्यू चाइना न्यूज एजेंसी प्रसिद्ध समाचार एजेंसी है। इंडोनेशिया की अंतारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार एजेंसी है। इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है। इसी प्रकार से तास कहाँ की समाचार एजेंसी है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। रूस की समाचार एजेंसी तास प्रमुख एजेंसी है। इसी प्रकार से यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका की प्रमुख समाचार एजेंसी है। और इसी प्रकार से अरब देशों की समाचार एजेंसी अरब न्यूज एजेंसी है। इस प्रकार से समाचार एजेंसी से संबंधित प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसी प्रकार से विश्व के प्रमुख समाचार पत्र से भी प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पत्र जो है किस देश से संबंधित है। डेली न्यूज, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली न्यूज समाचार पत्र किस देश से निकलता है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसी प्रकार से प्रावदा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है जो मॉस्को रूस से निकलता है। इसकी भाषा जो है रशियन है। इसी प्रकार से अल एहराम समाचार पत्र काहिरा, मिस्र यानी मिस्र की राजधानी काहिरा का प्रमुख समाचार पत्र है जो अरबी भाषा में छपता है। इसी प्रकार से टाइम्स लंदन यानी ब्रिटेन की प्रमुख समाचार पत्र है। प्रमुख समाचार पत्र टाइम्स यानी लंदन ब्रिटेन से अंग्रेजी में निकलता है। इसी प्रकार से डॉन के बारे में बहुत ही चर्चित ये समाचार पत्र है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पाकिस्तान का समाचार पत्र है जो उर्दू में निकलता है, कराची पाकिस्तान से। डॉन याद आपको रखना अच्छी तरह से। न्यू स्टेट्समैन
ब्रिटेन से निकलता है, न्यू स्टेट्समैन ब्रिटेन से निकलता है जिसकी भाषा अंग्रेजी है। इसी प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क अमेरिका से निकलता है जिसकी भाषा अंग्रेजी है। इसी प्रकार से डेली मिरर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है जो ब्रिटेन से निकलता है, अंग्रेजी इसकी प्रमुख भाषा है। पीपल्स डेली भी बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जो पीकिंग चीन से निकलता है जिसकी भाषा चाइनीज है। इसी प्रकार से वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है जो न्यूयॉर्क अमेरिका से निकलता है, इसकी भाषा भी अंग्रेजी भाषा है। इस प्रकार से हमें इन प्रमुख समाचार पत्र, समाचार एजेंसियों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। कि जीके टेस्ट सीरीज में बार बार विश्व के देशों के पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी प्रश्न है जिसका ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है। जितने भी नाम मैं आपके समक्ष रखूं उन नामों का याद होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये नाम कुछ ज्यादा नाम नहीं है, ये वही इंपॉर्टेंट नाम है, वही इंपॉर्टेंट देश हैं जो बार बार जिनके पुराने नाम जो है प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ईरान का पुराना नाम पारसिया, आपको अच्छी तरह याद रखना है कि ईरान का पुराना नाम पारसिया रहा है और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम रहा है। यह प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि श्याम किस देश का पुराना नाम था, तो थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। ताइवान जो है उसका पुराना नाम फार्मूसा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताइवान का पुराना नाम फार्मूसा था। मलेशिया को मलाया नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास में भी मलाया देश का बार बार जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। हमारे सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से था, इराक से, आधुनिक इराक से था, क्योंकि मेसोपोटामिया में मिले मोहरों पर बैल के चित्र अंकित हैं जिनसे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, आधुनिक इराक से व्यापार करते थे, तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। इसी प्रकार से सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना है, डच गुयाना, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से जिम्बाब्वे, जो आजकल जिम्बाब्वे आप सुनते हैं, जिस उसका पुराना नाम, जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम जो है रोडेशिया के नाम से उसको जाना जाता था। इसी प्रकार से म्यांमार जो है वो बर्मा, उसका पुराना नाम है, जो आधुनिक म्यांमार है उसका पुराना नाम बर्मा है। अभी तक, हाल ही तक, कुछ वर्षों पहले भी यह नाम बर्मा ही था, बदलकर इसको म्यांमार कर दिया गया। भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था, पहले इंडिया के नाम से पूरा विश्व भारत को जानता था। इसी प्रकार से नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना है। इसी प्रकार से नगरों के बदले हुए नामों में भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे स्थान हैं जिनके पुराने नाम और नए नाम की नॉलेज आपको होनी बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से देखिए कि कालीकट का नया नाम आजकल बदलकर कोझिकोड कर दिया गया है। कोझिकोड कालीकट का नया नाम है, यानी नया नाम कोझिकोड है और पुराना नाम जो है इसका कालीकट है। इसी प्रकार से वाराणसी जो है वो आधुनिक नाम है जबकि पुराना नाम बनारस है। इसी प्रकार से पणजी जो है आधुनिक नाम है और पंजिम जो है वो पुराना नाम है, यानी पंजिम को
पणजी को पंजिम नाम से जाना जाता था। आजकल बंबई को मुंबई कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम बंबई है। ठीक उसी प्रकार से आजकल मद्रास को चेन्नई कहते हैं, तो उसका पुराना नाम मद्रास हुआ। इसी प्रकार से पुणे जो है उसका पुराना नाम जो है पूना उसका पुराना नाम था। तिरुवनंतपुरम जो आधुनिक नाम है, ये त्रिवेंद्रम का नया नाम है। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम था। इसी प्रकार से औरंगाबाद जो भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उसको आजकल संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीके टेस्ट सीरीज में हमारा अगला टॉपिक पुस्तक और लेखकों से संबंधित है। यह प्रश्न भी सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, और इन सभी का याद होना हर प्रत्याशी के लिए बहुत ही जरूरी है। पुस्तकें और लेखक, कई बार पेपर सेटर अलग अलग प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूछ लेते हैं कि यह पुस्तक किसने लिखी, या फिर कई बार मिलान में एक ही क्वेश्चन में चार पुस्तकें और उनके राइटर साथ में देकर और एक कोई पेयर गलत देकर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और तरह तरह से मिलान में ये क्वेश्चन आपके समक्ष पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक मैं आपके समक्ष बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो सभी उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाएं पीछे ली जा चुकी हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, बीएड, जेबीटी, टीचर टेस्ट, नवोदय विद्यालय, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है बार बार पुस्तकों और लेखकों से संबंधित पूछे गए हैं। किसी भी स्टडी मटेरियल में या किसी भी बुक्स में अगर आप इनको पाएंगे तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि प्रत्याशियों के लिए ये पुस्तकें और राइटर याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं पुस्तकों और राइटर को अपनी इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार ये आपको जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। मैंने अपने 16 साल के अनुभव से इंपॉर्टेंट पुस्तकों को ये अपने इस टेस्ट सीरीज में लिया है। हमारी पहली पुस्तक है एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखी गई। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखी गई। एप्पल कार्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखी गई। और एलिस इन वंडरलैंड लुइस कैरोल द्वारा लिखी गई। आंसर टू हिस्ट्री मोहम्मद रजा पहलवी द्वारा लिखी गई। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी इन्होंने ही लिखी, अबुल फजल ने। अमृत और विष अमृतलाल नागर ने लिखी। अमृत और विष बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, उसके बारे में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर। ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? ई.एम. फोस्टर ने लिखी। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी ने यह पुस्तक लिखी। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक यह पिछले समय में अपने लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई थी, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक रही थी। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी। अमरकोश पुस्तक अमर सिंह जी ने लिखी। अमरकोश अमर सिंह। अवंती सुंदरी प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडी ने लिखी, अवंती सुंदरी। आईने अकबरी मैंने अभी बताया था, अबुल फजल ने लिखी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, और ये आनंद मठ से ही लिया गया था। आदि ग्रंथ पुस्तक गुरु अर्जुन देव ने लिखी। आदि ग्रंथ पुस्तक गुरु अर्जुन देव ने लिखी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखी। और अष्टध्यायी बड़ी संस्कृत के बहुत महान विद्वान पाणिनि ने लिखी। व्यास ने लिखी।
ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत कोकिला के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध रही है। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू ने लिखी। चिदम्बरा पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी। चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी। यह नाटक हमारे टीवी सीरियल के रूप में भी पहले चलता था। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। कुली मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई। दास कैपिटल बड़ी ही चर्चित पुस्तक है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी। और डिवाइन लाइफ डॉक्टर शिवानंद ने लिखी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। भारत एक खोज। देवदास पुस्तक जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई। इसके अलावा गण देवता पुस्तक ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई बंगला में। गार्डनर पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता जयदेव थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। ये सभी पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार जो है पूछी गई है। गोदान पुस्तक, गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें रही हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। दी गाइड पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई। यह फिल्म के रूप में भी बहुत ही चर्चित फिल्म रही है, जिसमें देवानंद, राजू और वहीदा रहमान ने रोजी का रोल किया। गुले नगमा पुस्तक फिराक गोरखपुरी ने लिखी। हर्ष चरितम, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती रही हैं। हर्ष चरितम पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। इंडिका बार ये इतिहास की पुस्तक है। इंडिका और हर्षचरित द्वारा लिखी गई। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित, और इंडिका मैगजीन्स द्वारा लिखी गई, जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई। हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचयिता कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी व्याकरण लिखी। और संस्कृत व्याकरण पाणिनि द्वारा लिखी गई। ये सभी पुस्तक बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती रही है। हिंदुइज्म पुस्तक नीरज सी चौधरी द्वारा लिखी गई। जंगल बुक, जो पहले मोगली का एक धारावाहिक जो है आता था, जिसमें गाना भी था कि जंगल जंगल फूल खिला है, कुछ ऐसा गाना था। देखिए वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसको लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग थे। कादम्बरी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई। कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। ये दोनों पुस्तकें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जो बार बार जो है पूछी जाती रही हैं। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता वात्स्यायन थे। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा। और काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई। जूही की कली पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। निराला जी जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जूही की कली उनके द्वारा जो है लिखी गई। किम पुस्तक जो है वो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई, जिन्होंने जंगल बुक भी पुस्तक लिखी थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई। मैन एंड सुपरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखी गई। मीन कैंप पुस्तक एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई, जिनको फ्यू हरर के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हिटलर का दूसरा नाम क्या था। फ्यू हरर यानी फोई हरर, दुश्मनों का भय। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया। निशित पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती रही है। निशित उमा शंकर जोशी द्वारा लिखी गई। नागानंदन प्रिय दर्शिका, नागानंदन और रत्नावली, फिर सुन लीजिए, रत्नावली, नागानंदन और प्रिय दर्शिका, ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई।
जीके की टेस्ट सीरीज में चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक परीक्षा में महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष बार बार पूछे जाते रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको वही महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष बताने जा रहा हूं जो हर लिहाज से प्रत्येक प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षा के लिए उपयोगी है और आपको ये सभी महत्वपूर्ण दिवस और वर्ष अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। शहीद दिवस, शहीदी दिवस या शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तट रक्षक दिवस, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये आजकल भारतवर्ष में कुछ ज्यादा ही मनाया जाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इस दिन को मनाने के विरोध में कई बार विरोध प्रदर्शन किए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी, 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बार बार प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में यह पूछा जाता रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल को। मई दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस, इसका महत्व आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि पूरे विश्व में आतंकवाद का बोलबाला है और इससे छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक देश लगातार प्रयत्नशील है। तो हमें ये जरूर याद रखना चाहिए और आजकल के प्रतियोगी माहौल में यह हमें याद रखना भी बहुत जरूरी है कि आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये हमें याद रखना चाहिए। और कारगिल के युद्ध के पश्चात कारगिल स्मृति दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस का भी हमारे प्रतियोगी वातावरण में बहुत महत्व है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जो हुए थे, उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर हमें याद रखना चाहिए। और हिंदी दिवस
हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर हिंदी एक मुख्य विषय होता है, वहां पर यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यह दिवस हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यह पूछा जाता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसी दिन हुई थी। 14 नवंबर का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 14 नवंबर जो है वो भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि विश्व एड्स दिवस आज तक सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। यह प्रश्न आपको याद रखना चाहिए कि विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ये सभी आर्मी की परीक्षाओं के लिए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एनडीए इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न भी प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम क्या रहे हैं, क्या कौन कौन व्यक्ति रहे हैं, यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में प्रत्याशियों को यह भ्रम बना रहता है कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे। तो आप देखिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि राजगोपालाचारी भारत के रहने वाले थे और उनको माउंटबेटन के तुरंत बाद भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था, क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई गई। इसलिए वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भी वही थे, क्योंकि उनके बाद जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, भारत गणतंत्र हुआ, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भारत की जनता के द्वारा किया गया, तो भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रपति पद की जगह खाली हुई, राष्ट्रपति के पद को एक जगह प्राप्त हुई। और जब ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, तो इसलिए अंतिम वायसराय भी सी राजगोपालाचारी थे, जिनको सीआर यानी चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रथम गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सभापति थे। उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सभापति थे।
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला सभापति थी। फिर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी, जो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम महिला मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर, यह भी पूछा जाता रहा है कि भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो श्रीमती सन्नो देवी थी। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जिस समय 1857 का संग्राम हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इन्हीं के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में चुना गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन को ही रखा गया था। इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को ही माना जाता है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कुमारी सुष्मिता सेन थी। यह आपको याद रखना है कि जो कुमारी सुष्मिता सेन जो आज भारतीय फिल्मों में कार्य करती हैं, वो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा था। यह आपको याद रखना है कि जनरल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ यही थे। परमवीर चक्र जीतने वाले प्रथम वायुसेना अधिकारी निर्मलजीत शेखो थे, जिन्हें ये मरणोपरांत प्राप्त हुआ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल एच.एच.एफ.जे. मानेकशॉ थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश एवं उसका अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
न्यायाधीश का पद ग्रहण करने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए। उस समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि आपको अंतरिक्ष में से कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने, तेनजिंग नोर्गे। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसी प्रकार से अभी में हाल ही में हरियाणा की रेवाड़ी जिले से संतोष यादव ने एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हरियाणा की संतोष यादव, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहली बार यह गौरव प्राप्त किया है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोल्मा है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम पुरुष, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम पुरुष मिहिर सेन। आपको याद रखना है, मिहिर सेन। एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। इनके क्रिकेट खेल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज पूरे विश्व में इनसे बढ़कर किसी भी लिहाज से कोई खिलाड़ी नहीं है। शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद हैं। आपको यह भी याद रखना है कि भारत में पहली आईएएस की परीक्षा के माध्यम से आईपीएस में स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने का गौरव किरण बेदी को प्राप्त है, जो भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी हैं। इस प्रकार से सभी भारतीय प्रथम व्यक्तियों की सूची आपको अच्छी प्रकार से याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है प्रमुख नेताओं से संबंधित। बहुत से नेता हैं जिनको किस किस नाम से, किस किस उपनाम से जाना गया है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। कि देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए देश बंधु कौन थे, सोचिए। और अगर आप बताते हैं कि देश बंधु कौन थे, तो सोचिए आप, देश बंधु चित्तरंजन दास थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरुजी कौन थे, तो आप सोचते हैं रविंद्रनाथ टैगोर थे। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दीन बंधु कौन थे, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो हमारे राष्ट्रीय नेता जिनको अलग अलग नामों से जाना गया और पूरे हिंदुस्तान में उनके दूसरे उपनाम से पूरे हिंदुस्तान की जनता ने उनको जाना, वो कौन कौन से थे, मैं अभी आपको बताता हूं, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, लोकनायक नाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था।
लोकमान्य कौन थे और लोकनायक कौन थे, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसमें छात्र, इसमें प्रत्याशी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण लोकनायक थे जबकि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य थे। दादा भाई नारोजी वयोवृद्ध महापुरुष थे। सर सैयद अहमद खान को सर सैयद के नाम से जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से, देखिए यहां भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था जबकि एम.एस. गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। ये भी प्रत्याशियों को भ्रमित करने वाला पॉइंट है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि एम.एस. गोलवलकर गुरुजी थे जबकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव थे। इसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय को महामना के रूप में जाना जाता है और C.F. एंड्रूज मैंने अभी बताया था दीन बंधु थे और C.R. और राजा जी के रूप में C. राजगोपालाचारी को जाना जाता है। पंजाब केसरी कौन थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। देश बंधु कौन थे? देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास थे। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मैंने अभी बताया था भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू थी। राष्ट्रपिता बापू महात्मा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये महात्मा गांधी को इन नामों से जाना जाता था। और गुरुजी एम.एस. गोलवलकर मैंने अभी आपको बताया था, गुरुजी के नाम से विख्यात व्यक्ति जो है वो एम.एस. गोलवलकर थे। और शहीद आजम जो है वो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते थे। आज भी उनको शहीद आजम के नाम से जो है सभी जानते हैं कि वो शहीद आजम थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया वो वह अवश्य ही पूरा करते थे, इसलिए उनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। शेरे कश्मीर जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता था, शेरे कश्मीर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और शांति पुरुष, यहाँ भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो प्रत्याशियों ने मुझे बताया कि जी शांति पुरुष प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसमें गांधी जी आंसर दिया है, क्या ये सही है? तो देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि गांधी जी ने शांति का नारा दिया था, गांधी जी ने शांति की आवाज उठाई थी, वो शांति प्रिय नेता थे, इसलिए हम ये समझ बैठते हैं कि शांति पुरुष वही थे। लेकिन ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आपको ये क्वेश्चन गांधी जी के नाम से नहीं बल्कि शांति पुरुष जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रियदर्शनी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, आपको ये अच्छी प्रकार से याद कर लेने चाहिए।